Hello students, welcome to in today's IP क्लास। जैसे कि आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं पाइथन की पांडास लाइब्रेरी के बारे में, और पाइथन पांडास लाइब्रेरी में हम पाइथन पांडास डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। टू बेसिक डाटा स्ट्रक्चर सीरीज और डाटा फ्रेम। सीरीज हमने पहले पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। तो हमने सबसे पहले डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सीखा डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद उसको ऊपर ऑपरेशंस करना सीखेंगे, जैसे मॉडिफाई करना, किसी भी कॉलम को रिट्रीव करना, किसी भी रो की वैल्यूज को रिट्रीव करना, वो सीखेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। हमने सीरीज में पढ़ा था सीरीज एट्रीब्यूट्स, वैसे ही हम डाटा फ्रेम में पढ़ेंगे डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब डाटा फ्रेम के कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें कितने रो का यूज हुआ है, इसमें कितने कॉलम हैं, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, कितने इंडेक्स हैं, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स का यूज हुआ है, रो में कितने एलिमेंट्स है, कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसकी साइज़ क्या है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो उनको देखने के लिए कुछ फिक्स कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो उनका यूज करके हम इनकी कुछ फिक्स जो थिंग्स होती हैं उनको हम रिट्रीव कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास में सिंबल सिंटेक्स जो है वो क्या है, सबसे पहले तो अपने क्या करना है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेना है, और फिर वही डॉट लगा करके इसके बाद में अपने को यहाँ पे देना है एट्रीब्यूट नेम। यही चीज़ हमने सीरीज में पढ़ी थी। सीरीज में हमने क्या किया था, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट और फिर एट्रीब्यूट नेम। तो ऐसा ही यहाँ पे है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट नेम। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आप जानते हो, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल जिसके अंदर हम सभी प्रकार की वैल्यूज पास करते हैं, लास्ट में इसको प्रिंट करवाते हैं। तो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, मानो अपने पास में एक डाटा फ्रेम DF10 के नाम से अपने पास में एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके ऊपर इन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं अपने पास में, तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैं इंडेक्स। अपने पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका यूज करके हम देखेंगे। इसमें है इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस। एक तो है इंडेक्स के बाद में है कॉलम्स, साइज, एक्सेस, साइज, शेप, काउंट, एम्प्टी, एंडिंग। यही हमने उसमें पढ़े थे, सीरीज में पढ़े थे। लगभग अधिकतर को हमने सीरीज में पढ़ा था, वैसे ही है। अगर आपने सीरीज को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स को समझने में, डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर को समझने में बहुत हेल्प मिलती है अगर हम सीरीज को अच्छी तरह से हमने क्लियर किया है तो। इसके बाद में है डी टाइप्स के बाद है वैल्यूज। ये कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो अपने पास DF10 नेम का कोई डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पहले वो देखते हैं, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे। जैसे अपने पास में है, हमने डाला DF10, तो आउटपुट जो है वो अपने क्या आएगा,
प्रिंट करवाते ही आउटपुट आएगा अपने पास में। इधर तो है मतलब सेक्शन में है ए बी सी और डी कर देते हैं, और इधर जो है अपने पास है रोल नंबर, नेम, रोल नंबर और नेम, और इसके बाद एक और जोड़ देते हैं मार्क्स। रोल नंबर में 101, 102, 103, 104, नेम में अशोक, मुकेश, सुरेश, दिनेश। मार्क्स में है 75, 80, 85 और 90। ये अपने पास में एक डाटा फ्रेम है DF10 के नेम से। अब इसके ऊपर हम एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं। पहला एट्रीब्यूट लेते हैं हम इंडेक्स। पहला एट्रीब्यूट है अपने पास में इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे DF10 डॉट इंडेक्स प्रिंट करवाना है अपने को इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे प्रिंट DF10 डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर जो है वो अपने इंडेक्स जो नेम है वो अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसका जो आउटपुट होगा अपने पास, आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आएगा अपने पास इंडेक्स लिख करके, और उसके अंदर इंडेक्स के नेम्स आ जाएंगे, जैसे A B C D है, और फिर यहाँ लिखा हुआ आएगा डी टाइप, और जैसे फ्लोट है फ्लोट 64 या इंटीजर जो कुछ भी है वो अपने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इंडेक्स के लिए है। इंडेक्स नंबर जो है, अगर हम इंडेक्स एट्रीब्यूट प्रिंट करवाते हैं, देखना चाहते हैं कि इंडेक्स कौन सा है, हम जानना चाहते हैं कि इंडेक्स, हमें ये पता है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इसमें इंडेक्स कौन कौन से हैं, उसको निकालना चाहते हैं, हम रिट्रीव करना चाहते हैं कि अपने को जैसे आवश्यकता है। इंडेक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे नाम नेम हो गया, ट्रम 1, ट्रम 2, ट्रम 3, ट्रम 4, कुछ उसको हम लेना चाहते हैं, उनको ही लेना चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए उनको रिट्रीव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंडेक्स का यूज़ करेंगे। सेकेंड जो अपना एट्रीब्यूट है वो है कॉलम्स। DF10 डॉट इंडेक्स के बाद में फर्स्ट हो गया, सेकेंड जो है अपना कॉलम्स। DF10 इंडेक्स के बाद DF10 डॉट कॉलम्स। ये अब जो कॉलम है इसके, उन कॉलम को प्रिंट करवा देगा। कॉलम्स में क्या कैसे प्रिंट होगा, अपने पास जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा कॉलम्स लग करके। कॉलम्स में कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और यहाँ डी टाइप बराबर जो भी है डी टाइप वो आ जाएगा। ये कॉलम्स, इसमें कौन कौन से कॉलम हमने यूज़ किए हैं, अगर हम उनको रिट्रीव करना चाहते हैं, उनको रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। DF10 डॉट कॉलम करते ही उसके कॉलम में हमको वो प्रिंट करवा देगा। प्रिंट तो अपने को लिखना ही है, तभी तो डिस्प्ले होगा। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अपने को डिस्प्ले करवानी है तो प्रिंट का यूज़ करना ही पड़ता है। प्रिंट का यूज़ नहीं करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगी। भाई इंटरप्रेटर मोड का, स्क्रिप्ट मोड, दो मोड होते हैं अपने पास। जहाँ प्रोग्राम बनाते हैं उनको रन करवाते हैं, तो आप इंटरप्रेटर मोड का यूज़ करते हो, तो जैसे ही लिखोगे वहाँ पर तो आपको एंटर मारते ही अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप स्क्रिप्ट मोड में लेते हो तो पहले हम अपने को उस प्रोग्राम को लिखना है, उस प्रोग्राम को सेव करना होगा, और सेव करने के बाद फिर हम उसके ऊपर फंक्शंस करेंगे। मतलब सेव करने के बाद फिर हम उसको जैसे ही रन करवाएंगे उसके बाद में फिर वो उसका आउटपुट देता है। इसलिए अपने को प्रिंट लिख करके वो लिखना है अगर हम स्क्रिप्ट मोड में वर्क करते हैं तो। अब इसके बाद अगला जो है अपने पास में एक्सेज।
इसके अंदर कितने एक्सेस हैं इनको ये बता देगा। तो एक्सेस के लिए हम एक्सेस का यूज़ करेंगे, ये बता देगा कि इसमें कौन कौन से एक्सेस का हमने यूज़ किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिख करके हम लिखेंगे df10 डॉट एक्सेस। एक्सेस लिख करके हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा इंडेक्स लिख करके पहले तो रोज आ जाएगी, फिर आ जाएगा यहाँ पे डी टाइप बराबर जो भी है इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आएगा इंडेक्स लिख करके हम अपने कॉलम नेम्स, इनको कॉलम्स बोलते हैं, इनको इंडेक्स बोलते हैं, ये हम पहले समझ चुके हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा रोल नंबर और उसके बाद में है नेम और मार्क्स। और फिर इसको यहाँ जाएगा डी टाइप बराबर जो भी है, ये अपने आउटपुट आ जाएगा यदि हम इसके अंदर एक्सेस का यूज करते हैं तो। df10 डॉट एक्सेस का यूज करते हैं तो एक्सेस के बारे में हमने पढ़ाई है कि अपने जो डाटा फ्रेम होता है उसमें 2 एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। इस वाला जो एक्सिस है इसको तो हम बोलते हैं इंडेक्स, और इस वाला जो एक्सिस है उसको हम बोलते हैं कॉलम नेम्स। ये आपको बताइए। तो इसमें 2 एक्सिस है, फिर क्या करेगा, पहले एक्सिस 0 को, ये एक्सिस 0 है, एक्सिस 0, और फिर उसके बाद में है एक्सिस 1। ये क्या करेगा, पहले एक्सिस 0 की अंदर जो दिए हुए हैं उनको, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएगा, फिर एक्सिस 1 की जो हैं उनके एक्सिस को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद में है एक्सिस समझ में आ गया, 0 और 1 एक्सिस दोनों के जो नेम्स हैं, 0 क्या है इंडेक्स, इंडेक्स के नेम्स प्रिंट करवा देगा और इंडेक्स के एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। फिर अगर एक्सिस 1 है तो फिर कॉलम के प्रिंट करवा देगा। ये था एक्सिस के बाद में अब है साइज। अब इसके बाद साइज है, साइज के अंदर ये बता देगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स डले हुए हैं, उसको साइज मानता है। साइज क्या है इसकी, जैसे 3x2 है, टोटल कितने हैं एलिमेंट्स उनको बता देगा। ये 3x2 है तो 3x2 का मतलब 6 हो जाएंगे, तो वो उसको प्रिंट करवाता है। जैसे इसकी साइज प्रिंट करवानी है df10 में, df10 की साइज कितनी हो जाएगी, इसमें 4 तो ये है और 3 ये है, 4 और 3, 4 तो है एक्सिस 0 पे, 3 है एक्सिस 1 पे, 4 × 3 कितने हो गए, कितने एलिमेंट है टोटल 12 एलिमेंट्स। तो इसका आउटपुट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा 12। मीन्स इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है वो उसको बता देता है। टोटल 12 एलिमेंट्स हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। तो देखो साइज में क्या करता है, ये कॉलम और रो इंटू कॉलम को ये प्रिंट करवा देता है। तो इसकी साइज क्या होगी, इसका जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे इसका जो अपने पास आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, मतलब साइज लिखा हुआ आएगा और उसके बाद में डायरेक्ट, जैसे मतलब वो तो मैंने आपको समझाने मतलब ये बताया 4 × 3, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा 12। इसकी साइज क्या आ जाएगी 12। साइज लिखी हुई आ जाएगी कि कितने साइज कैसे निकालनी है, रो और ये रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3, तो रो और कॉलम को इंटू करते ही जो भी आएगा वो अपने साइज के रूप में यहाँ पर आउटपुट में वो अपने को दे देगा। उसके बाद में है साइज के बाद है
साइज हो गया, साइज हो गई जैसे इसकी 12, इसकी एक्सिस 2 है, दोनों एक्सिस को प्रिंट करवा देगा। इंडेक्स में इंडेक्स का नेम प्रिंट करवाएगा, इंडेक्स नेम्स है ना, और कॉलम में कॉलम के नेम प्रिंट करवा देगा। एक्सिस में रो के नेम और कॉलम के नेम, मतलब इंडेक्स और कॉलम दोनों के नेम प्रिंट करवा देगा। साइज हो जाएगी इसकी 12। अब आ जाइए शेप पर। शेप में यह साइज में क्या हुआ था, 4x3 को इसने क्या किया था, इंटू करके 12 को प्रिंट करवाया था। लेकिन इनकी साइज क्या है, 4x3, 1 2 3 4, ये 4 है, 4 और 1 2 3, ये 3 है, 3। साइज क्या होगा इनकी, 4x3। रो कितनी है, 4, कॉलम कितने हैं, 3, 4x3, तो 4 3 की इनकी शेप हो जाएगी। देखो साइज तो हमने लिख दिया, अब आएगा अपने पास में डॉट शेप। अब शेप क्या होगा, देखो इसका शेप आ जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, इधर तो कितनी है 4, तो शेप में क्या आएगा 4, और इधर कितने हैं 3, रो तो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3। साइज देखते हैं, दोनों को इंटू करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। और अगर शेप देखना है कि शेप कैसा है इसका, तो शेप में क्या है, इधर तो 4 है, इधर है 3, 4x3 का इसका शेप है। तो यहाँ पर शेप क्या होगा इसका, 4 और 3, ये इसका शेप हो गया। अब चलते हैं काउंट की तरफ। काउंट के अंदर रो को काउंट करवाते हो या फिर कॉलम को काउंट करवाते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम काउंट को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम एम्प्टी देख लेते हैं। पहले हम एम्प्टी देख लेते हैं, क्योंकि काउंट के अंदर 2-3 चीज़ें हैं वो बतानी है आपको। पहले हम एम्प्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे एम्प्टी, आपको क्या है, ये जो सिंटैक्स है इसको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट या सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसके बाद में एट्रीब्यूट लिखना है, जो भी एट्रीब्यूट नेम है वो लिखना है, df10.empty। इट मीन्स ये क्या करेगा, बूलियन वैल्यू देगा। बूलियन वैल्यू क्या होगी, ट्रू और फॉल्स। यही हमने सीरीज में देखा था। यदि डाटा फ्रेम में कुछ भी नहीं है, जैसे हमने एम्प्टी सीरीज बनाई थी, एम्प्टी सीरीज बनाई थी ना, सीरीज pd डॉट सीरीज करके ये एम्प्टी सीरीज बनाई थी, और फिर इसको चेक किया, यदि ये एम्प्टी है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स एट्रीब्यूट से। तो ऐसे ही यदि आपका डाटा फ्रेम में कुछ भी कोई डाटा नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें कोई डाटा नहीं है, यदि वो ट्रू है, सही है वो चीज, तब तो इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा, यदि वो एम्प्टी है तो। और यदि ट्रू एम्प्टी नहीं है, यस है तो ट्रू आएगा, और यदि वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर वैल्यू जैसी ये है df10 है, ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो इसमें क्या आएगा फॉल्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हमने एलिमेंट डाल रखे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। अब देखते हैं एंडिंग। अब देखते हैं एंडिंग। एंडिंग क्या है, एंडिंग है कितने एक्सेस हैं, कितने एक्सेस हैं। यहाँ तो रो एक्सेस, यहाँ तो टोटल एलिमेंट दिखाया, इसने शेप दिखाया कितनी रो है कितने कॉलम है। अब अपने को एंडिंग मतलब डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, जितने एक्सिस है उतने डायमेंशनल है। 2 एक्सिस है तो 2 डायमेंशनल है। तो इसको जब हम आउटपुट लेंगे, इसका लिखेंगे एंड। हमें चेक करना है कि ये 1D है या 2D है या 3D है, किस प्रकार का अपना डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम किस प्रकार का है, 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, 6D है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंडिंग का यूज करेंगे। तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए आएगा 2, क्योंकि ये 2D है, 0 और यहाँ 1, 2 एक्सिस है इसमें, तो ये भी मान सकते हो। और 2D फॉर्म में है, ये हमने पढ़ा, ये सीरीज 1D होता है और डाटा फ्रेम 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, सीरीज 1 डायमेंशनल होता है।
इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एंडिंग का रिजल्ट 2। तो इसमें एंडिंग का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2। अब देखते हैं हम डी टाइप्स। डी टाइप्स का मतलब क्या है, डेटा टाइप्स। इसको आप अच्छी तरह जान चुके हो, हमने बार बार पढ़ाई ये चीज़, डी टाइप्स। तो डी टाइप जैसा भी है, फ्लोट है, इंटीजर है, या जैसा भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी आपने डेटा टाइप दिया है वो डेटा टाइप के आधार पे इसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे ये है, अब इसको हम चेक करते हैं तो अपना जो डी टाइप है वो डेटा टाइप है वो कैसा है, वो उसको प्रिंट करा देगा। जैसे मतलब आपका फ्लोट है, इंटीजर है, जो भी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। यहाँ अगर फ्लोट 64 है तो फ्लोट 64, ये इंटीजर है तो इंटीजर, जो भी डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वैल्यूज से पहले अब हम काउंट को पढ़ लेते हैं, काउंट के बाद हम फिर वैल्यूज को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसपोजिंग पढ़ेंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। एक चीज़ और, एक और रह गया इसमें, बता देता हूँ आपको। लेन जो है, लेन एट्रीब्यूट है, वो आपको बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, कि नंबर ऑफ रोज। लेन में क्या करेगा ये, नंबर ऑफ रोज, हम कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जैसे ही आप इसकी लेंथ प्रिंट करवाओगे, इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, df10.len जैसे ही हम लिखते हैं तो इसका जो मतलब प्रिंट यहाँ आएगा len, फिर आएगा df10। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर 35 के अंदर अपने को एट्रीब्यूट वो ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ता है। तो इसका जो भी जितनी भी रो है, जैसे 4 रो हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो अपने पास आउटपुट आएगा वो 4 आ जाएगा। उल्टा है उससे, यहाँ डॉट लगा के नहीं करना पड़ेगा। ये लेन हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, हमने लिस्ट की लेंथ निकालनी सीखी थी, डिक्शनरी की, इनकी लेंथ कितनी है वो देखने के लिए एलियन फंक्शन का यूज़ किया था। वैसे ही एलियन फंक्शन का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम की भी रोज़ की लेंथ मालूम कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। अब अपने एक फंक्शन था काउंट, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। काउंट फंक्शन जो है अपना, ये काउंट फंक्शन है, इसको हम 2 प्रकार से यूज़ करते हैं। काउंट 0, काउंट 1, 2 प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। जीरो और 1 के रूप में इसको हम प्रिंट करते हैं काउंट फंक्शन को। देखो यूज़ करके देखते हैं, df10.count काउंट। और यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं दोगे तो ये उसको 0 मानेगा। काउंट के अंदर यदि हम 0 देते हैं, कुछ भी नहीं दोगे तो भी ये इसको 0 मान लेगा काउंट फंक्शन, और यदि देते हो 0 तो ये देखो, इसको समझने के लिए अपने को क्या है, 0 क्या है, इंडेक्स, और 1 को क्या को बोलते हैं, कॉलम। और इंडेक्स क्या होता है, रोज। 1 जो एक्सिस है, ये तो क्या है, एक्सिस 0, ये क्या है, एक्सिस 1, एक्सिस 0 इंडेक्स, इसको रो भी बोल सकते हैं, और एक्सिस 1 का मतलब कॉलम्स। यदि आप यहाँ 0 लिखते हो तो ये क्या करेगा, 0 करते ही नॉन एन जो वैल्यूज हैं, जो नॉन एन वैल्यूज हैं रोज की, उसके बारे में बता देगा। जैसे हमने 0 लिखा तब क्या बताएगा, ये A B C D। ए में कितनी है, 1 2 3, बी में कितने हैं 3, सी में कितने हैं, कितने एलिमेंट है 3,
डी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है, ये भी साथ में प्रिंट होगा। और फिर डी टाइप जो भी है, डी टाइप बराबर जो भी आ रहा है वो उसको प्रिंट करवा देगा। ये तो क्या है, 0 का मतलब क्या है? रो। तो रो को प्रत्येक रो में कितने कितने एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा देगा। यदि हम 0 की जगह 1 कर देते हैं तो क्या प्रिंट करवाएगा ये? 1 इक्वल टू कॉलम्स। 1 क्या है? 1 एक्सिस का मतलब है कॉलम नेम्स। तो फिर ये क्या करेगा? कॉलम के आधार, जैसे फिर ये उसके बाद में अपने पास आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या होगा? रोल नंबर में कितने हैं? 4। नेम में कितने हैं? 4। और मार्क्स में कितने हैं? 4। ये बात हमें याद रखनी है कि ये क्या करता है? नॉन एन ए नल वैल्यूज, नॉन एन ए वैल्यूज होती है। अगर यदि किसी के अंदर एन ए लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर एन ए आ गया, एन आ गया, नल वैल्यू आ गई, उसको काउंट नहीं करेगा, केवल 3। फिर वो वहाँ पे क्या आएगा? मार्क्स में केवल यहाँ 3 देगा। ये नॉन एन ए वैल्यूज को देता है, एन वैल्यूज को नहीं देता। नॉन नल वैल्यूज की कोई काउंट करके बताता है। काउंट फंक्शन को आप समझ गए होंगे, रोज में किस रो में कितने एलिमेंट्स है, इस चीज़ को बताता है काउंट फंक्शन, काउंट करके कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो काउंट फंक्शन, काउंट के अंदर क्या है? यदि 0 है तब और 1 है तब क्या आएगा? वो लंबी चीज़। 0 है तो अपने पास में आ रहा है 3 3 3 3, और 1 है तो क्या आ रहा है अपने पास? 4 4 4 आ रहा है। भाई इस कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, इतने, इसमें कितने, इनको काउंट करके गिन करके बता रहा है कि ये कितने हैं। ठीक चीज़। अब एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे, डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। इंडेक्स की जो नेम है, ये रो वाला, रो का इंडेक्स बोलते हैं, ABCD, इसको प्रिंट करवा देगा। कॉलम्स, ये कॉलम नेम्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स प्रिंट करवा देगा। एक्सेस के अंदर क्या करेगा? 0 एक्सेस और 1 एक्सेस दोनों के नेम, अर्थात दोनों को ही प्रिंट करवा देगा। साइज में कितनी रो है कितनी कॉलम है, दोनों को इंटू करके, रो इंटू कॉलम, उसको प्रिंट करवा देगा। शेप में क्या है? शेप रो कितनी है कॉलम कितनी है, उसको प्रिंट करवाएगा। 4 रो है और 3 कॉलम है, तो 4 इंटू 3, तो 4 और 3 को प्रिंट करवा देगा। काउंट के अंदर हमने देखा 0 का मतलब क्या है? कितनी रोज हैं, जो रो हैं उनके अंदर प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट है इसको बताएगा। काउंट 1 का मतलब है प्रत्येक कॉलम में कितने एलिमेंट है उसको बताएगा। एम्प्टी का मतलब यदि वो डाटा फ्रेम में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो वो ट्रू, और अगर डाटा फ्रेम में वैल्यू है तो फॉल्स को प्रिंट करवाएगा। डी टाइप्स में डेटा टाइप दे देगा उसका, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो भी है उसका इंटीजर या फ्लोट जो भी है। लेंथ में उसकी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये रो की कितनी संख्या है वो उसको दे देगा। अब हम एक बार वैल्यूज़ को देख लेते हैं। एक एट्रीब्यूट है वैल्यूज, तो वैल्यूज़ को देख लेते हैं। वैल्यूज़ का मतलब क्या है इसको देख लेना। एक चीज़ देखनी है बस अपने को यहाँ पे, वैल्यूज डालते ही ये क्या करेगा? नमपाई फॉर्मेट में इसको वो प्रिंट करवा देगा। नमपाई जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े, नमपाई जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो करवा देगा। नमपाई रिप्रेजेंटेशन में वो क्या करेगा जी? ऐसे मतलब 2D है, 2D एरे है तो अरे शेप में नमपाई अरे के शेप में ये इसको प्रिंट करवा देगा। तो जैसे ही हम df10.values लिखेंगे ये वैल्यूज आ जाएगी सारी जो वैल्यूज हैं, जैसे ऐसे ये। इसके बाद में सेकंड है सुरेश और दिनेश, इनको प्रिंट करवाएगा। थर्ड जो होगा
उसके अंदर प्रिंट करवाएगा 75, 80, 85 और 90। मतलब अरे शेप में नंपाई 2D एरे के शेप में उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। तो जब हमने लिखा है वैल्यूज, तो केवल वैल्यूज क्या है, यही है वैल्यूज। ये तो रो नेम है, इंडेक्स, ये कॉलम नेम है, वैल्यूज तो यही है। तो इन वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा नंपाई एरे शेप में। ये वैल्यूज एट्रीब्यूट है। अब एक चीज और पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोजिंग डाटा फ्रेम को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, केवल उसको पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स की जगह डाटा फ्रेम ट्रांसपोजिंग, इसी को अपने को दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए। रोल नंबर 101, 102, 103, 104 नेम में दो बार लिख देता हूँ मैं, एक बार और एक जीनियस 75, 80, 85 और 90। ये ए, बी, सी और डी। क्या होता है ट्रांसपोजिंग, इसको समझना है हमें। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ट्रांसफर करना। ट्रांसफर कैसा, या म्यूचुअल ट्रांसफर जिसे बोलते हैं, कि जैसे कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोजिंग करने का मतलब क्या है, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा। मतलब एक दूसरे की जगह पर इसको चेंज करना, परिवर्तन। इसकी 1 की जगह 2 को कर देंगे। अगर इसका ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ ट्रांसपोजिंग क्या होगी, ये तो क्या है रो और ये क्या है कॉलम। तो इसकी ट्रांसपोजिंग कैसे होगी, कॉलम को तो रो बना देगा, रो को कॉलम बना देगा। ट्रांसपोजिंग समझ में आया। ट्रांसपोजिंग में क्या करेगा, रो को तो कॉलम बना देगा, कॉलम को रो बना देगा। जैसे इसकी ट्रांसपोजिंग कर दिया तो ट्रांसपोजिंग भी क्या है, वो भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। ट्रांसपोजिंग भी क्या है, एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। और ट्रांसपोजिंग के लिए हम टी का यूज करते हैं, कैपिटल टी का। कैपिटल टी का यूज करते हैं ट्रांसपोजिंग के लिए। ये चीज़ याद रखनी है आपको। जैसे इसका ट्रांसपोजिंग करना है मुझे, अभी जो शेप है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे df10 है तो अपने पास में df10 डॉट टी। ट्रांसपोजिंग के लिए क्या करूँगा मैं, प्रिंट df10 डॉट टी। df10 जो है उसकी ट्रांसपोजिंग हो जाएगी और अपने पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोजिंग समझ में आएगा, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो। तो कैसे हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा ए, बी, सी और डी, और इधर हो जाएगा रोल नंबर, इधर हो जाएगा नेम, इधर हो जाएगा मार्क्स, और इधर हो जाएगा रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और इधर ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ये है ट्रांसपोजिंग, अर्थात टी लगा करके। ट्रांसपोजिंग का मतलब है एक की वैल्यू को दूसरे की जगह, रो की वैल्यू को कॉलम में और कॉलम की वैल्यू को रो में रखना, ट्रांसपोजिंग कहलाता है। ये क्या हो गया, अब इसको उल्टा कर देते हैं। 101, 102, 103, 104। नेम्स में क्या है, अशोक, मुकेश, सुरेश और दिनेश। मार्क्स कितने हैं, 75, 80, 85 और 90। हो गया ट्रांसपोजिंग। मतलब अब ये तो क्या हो गई रो, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, और ये क्या हो गया कॉलम। और यहाँ पे ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम। उल्टा हो गया, जो रो थी वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। ये हो जाएगा ट्रांसपोजिंग। तो आज का लेसन यहीं तक। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
यदि समझने में कोई अभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो। थैंक्स।